दोस्तों कहते हैं कि कदम चूम लेती है चल कर के मंजिलें, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे। तो बहुत सारे एग्ज़ाम हुए, उनमें एक एग्ज़ाम बड़ा हुआ डीडीए जेईई का एग्ज़ामिनेशन। वो एग्ज़ाम खत्म हो गया और फाइनली उसका रिज़ल्ट भी आ चुका है। तो आज हमारे साथ एक ऐसे स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट अब क्या ही कहें उनको, अब वो जेईई बन चुके हैं। तो एक ऐसे शख्स हमारे साथ हैं जो कानपुर यूपी से हैं और जिन्होंने इस डीडीए जेईई के एग्ज़ाम को क्रैक किया है, वो भी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में ऑल इंडिया रैंक 59 के साथ। तो मैं आप सभी से मुलाकात करवाऊँगा एक ऐसे शख्स की जो अब फाइनली डीडीए में जेईई हैं। उनका नाम है अनुराग शुक्ला जी। तो अनुराग शुक्ला जी, आपका स्वागत है और सबसे पहले आपको बहुत सारी कांग्रेचुलेशंस, आपको भी और आपकी फैमिली को भी, इस बड़े एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए और एक सरकारी महकमे में अपनी एक सीट को कन्फर्म करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद कहूँगा सर। टेक्स्ट बुक के प्लेटफ़ॉर्म ने सर काफ़ी मेरी हेल्प की है। तो सभी का थैंक यू सर और मैं यहाँ तक पहुँचा। तो अनुराग जी, एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, मम्मी-पापा और अपने बारे में। जी, सर मैं एनआईटी जयपुर से 2023 पास आउट हूँ। उसके बाद मैंने ऑन कैंपस प्लेसमेंट लिया था लेकिन जॉइन नहीं किया था और मैं फिर उसके बाद प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मेरे पापा सर गवर्नमेंट जॉब में हैं और मम्मी हाउसवाइफ़ हैं और मैं मतलब फुल टाइम प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ। ठीक है। और आपने अनुराग बीटेक या डिप्लोमा बीटेक सर एनआईटी जयपुर से 2023 पास आउट। 2023 में पास आउट हैं आप और इन बिटवीन आपने कितने एग्ज़ाम अभी तक अनुराग क्रैक किए हैं? सर मैंने लास्ट ईयर आरसीएफएल का एग्ज़ाम क्रैक किया था और उसके बाद जस्ट बाद बीएल का और बीएल के बाद एसजेवीएन का, एसजेवीएन के बाद फिर बीडीएल, देन बीईएमएल और देन एसएससी जेईई अभी प्री हो गया है और मेंस शेड्यूल है और सॉरी डीडीए जेईई और यूपीपीएससी एई प्री हुआ था वो हो गया तो मैंने फिर यूपीपीएससी एई मेंस दिया था और उसका सर रिजल्ट नहीं है, वो थोड़ा कोर्ट केस वगैरह हो गया है। तो अनुराग, सिलेक्शन की जो फ़हरिस्त है अभी काफ़ी लंबी है। आप एसजेवीएन की जो बात कर रही हैं, एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर का जो हुआ था उसकी बात कर रहे हैं क्या? यस सर, यस सर। अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो मतलब ऑलमोस्ट आपका बहुत सारे एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ है पिछले 2-3 सालों में। तो अनुराग, कैसी रही आपकी जर्नी, मतलब जब आप स्टूडेंट थे? जैसे मैं ये क्वेश्चन बार-बार हर बच्चे से इसलिए पूछता हूँ, जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, मैं उनसे ये बार-बार क्वेश्चन इसलिए पूछता हूँ क्योंकि आपके जो आंसर्स हैं, आप जो बताएँगे, वो जो लोग आपको देखने वाले हैं, वो बहुत इंस्पायर्ड होते हैं आप लोगों से। क्योंकि बहुत सारे बच्चे, अब आजकल आपको पता ही है कि माहौल कैसा हो रखा है, कॉम्पिटिशन का माहौल इतना ज़्यादा हेक्टिक हो रखा है कि बहुत सारे बच्चे एक ऐसे दलदल में एक तरह से फँस जाते हैं कि वो बाहर बहुत मुश्किल से निकल पाते हैं। उनका मेंटल डिप्रेशन का स्टेटस आ जाता है। ये सब चीज़ें वो झेलते रहते हैं, साथ में पढ़ाई भी करनी है। कई बार फैमिली में इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ जाती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये बार-बार मैं क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछता हूँ कि आपकी जर्नी कैसी रही और आपने कैसे टैकल किया सिचुएशन को, कैसे मैनेज किया प्रेशर को? यस सर। सर अगर जर्नी की बात करूँ तो सर एज़ अ स्टूडेंट मेनली सबसे पहले सिलेबस आप किसी तरह कवर कर लेते हो। आप सिलेबस कवर करने मतलब फर्स्ट तो यही है कि आप एक सिलेबस कवर कर लो कहीं से भी किसी प्लेटफ़ॉर्म पे। मेन अकॉर्डिंग टू मी सर ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहीं से भी कर रहे हो, किसी भी टीचर से कर रहे हो, एक अच्छे प्लेटफ़ॉर्म से तो आप उस पे ट्रस्ट करो। जो वो पढ़ा रहा है वो सफिशिएंट है। वरना आप सर बहुत सारे कंटेंट के पीछे भागते रहोगे और डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे। तो उसके बाद सर सिलेबस हो जाए, सिलेबस के बाद फिर आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन है सर। और रिवीजन के लिए सर शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि आप लास्ट टाइम में सर 10 दिन में 5 दिन में सर आप पूरा सिलेबस नहीं रिवीजन कर सकते। तो मेरा सर ऐसे ही रहा कि पहले सिलेबस, फिर सिलेबस के बाद सर शॉर्ट नोट्स वगैरह उसी समय रिवीजन अप करता हूँ, फुल नोट्स नहीं देखता हूँ। अगर नीड हो तो बात अलग है। और उसके बाद सर बस फिर प्रैक्टिस, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। और होता है बीच-बीच में सर जर्नी के दौरान कि आपको लगता है, मेरे केस में सर मतलब मैं थोड़ा-सा गॉड्स ग्रेस है कि मेरे एग्ज़ाम निकलते रहे तो कॉन्फिडेंस बढ़ता रहा। इसीलिए मैंने जॉइन भी नहीं किए कई एग्ज़ाम्स में। तो इसी पीछे लेकिन किसी का नहीं भी निकल रहा है तो मैं तो सजेस्ट यही करूँगा कि अगर आप कर रहे हो तो कन्फर्म होगा। हो सकता है 1-2 मार्क्स से आपका रह रहा हो, लेकिन आप ट्रस्ट करो अपने ऊपर, तो होगा ज़रूर। मतलब अनुराग, टू गेट सिलेक्शन द सेल्फ बिलीफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा सर। ठीक है। तो अनुराग, जब आपने एआईआर 59 देखी तो ये पहले से ही एक्सपेक्टेड था या फिर अचानक से आपको शॉक लगा कि यार 59 एआईआर? सर ऐसा तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि हो ही जाएगा, मतलब कि या एआईआर 59 या कोई एआईआर आ ही जाएगी। लेकिन ये था सर कि मैंने दिया है अपना 100% दिया है। हर एग्ज़ाम में मैं ऐसे ही सोच के जाता हूँ और कभी लोड नहीं लेना है मेरे अकॉर्डिंग। तो कभी आपको ये लोड नहीं लेना है, ये एग्ज़ाम ही क्रैक करना है। आप आराम से प्रिपेयर करो, उसके बाद एग्ज़ाम अपने आप क्रैक होगा। वो एक प्रोसेस है और रिज़ल्ट वो अपने आप मिलेगा।
मतलब कंटिन्यूअस मेहनत करते जाओ और आपका बस कोई ना कोई एग्जाम जरूर क्रैक होगा। बिल्कुल सर, एक होगा फिर एक के साथ फिर लाइन लग जाएगी क्योंकि सभी सेम सिलेबस है सारी चीजें। अच्छा, तो अनुराग एक चीज मेरे को ये पूछनी है कि डीडीए जेई में अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, जैसे फॉर एग्जांपल मैकेनिकल के पेपर में इलेक्ट्रिकल के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं एंड वाइस वर्सा। यस वो हाउ डू यू मैनेज, कि आप वो कैसे मैनेज करते हैं, कि इलेक्ट्रिकल का सेगमेंट आपने कैसे मैनेज किया? सर, इलेक्ट्रिकल के सेगमेंट के लिए तो मैं यही कहूँगा, जैसे मैकेनिकल वाले इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल के मैकेनिकल, तो आप तो पूरी 4 साल की इंजीनियरिंग नहीं खत्म कर सकते। बिल्कुल। सीधी-सी बात है। तो सर आप उसके बेसिक-बेसिक जो सब्जेक्ट आपको प्रेफ़र करोगे कि आप ये हो सकते हैं, जैसे कि हम लोग फर्स्ट ईयर में भी बीटेक के टाइम पे पढ़ते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, बेसिक मेज़रमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन, रेजिस्टेंस वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने बस ब्रश अप करने के लिए लास्ट में ये सीरीज़ वगैरह डिफरेंट मतलब टीचर्स लेके आए थे। तो उन्हीं से मैंने सीरीज़ देख ली थी। तो बेसिक मेज़रमेंट 3-4 सब्जेक्ट आप अच्छे से कर लो, क्योंकि आपको फुल मार्क्स नहीं लाने हैं। जैसा कि आप कट ऑफ भी देख रहे होगे कि बहुत ज़्यादा नहीं गया है। तो आप अपना मैकेनिकल अच्छे से रखो, उसके बाद जीएस पोर्शन ठीक-ठाक रखो और फिर इलेक्ट्रिकल किसी में है तो आप थोड़ा बहुत ब्रश अप कर और लो। मुझे ऐसा लगता है कि अनुराग इलेक्ट्रिकल के भी ज्यादा से ज्यादा 10-12 ही क्वेश्चन आते होंगे, ज्यादा से ज्यादा। बिल्कुल। हाँ सर, मतलब 10-12 नहीं तो थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि पेपर सर एक ही बना था। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का सेम पेपर था। तो उन्होंने रखा तो था पोर्शन, लेकिन आप अपना मैकेनिकल अपना पोर्शन भी ठीक-ठाक कर लो और उसके बाद थोड़ा-सा आप उसमें भी कर लो, तो चीज़ें हो जाती हैं सर। तो कैसे आपको सोर्स ऑफ स्टडी आपको कैसे, अनुराग कैसे हेल्प मिली आपकी टेस्ट सीरीज से या वाईटी क्लासेस से, कितनी हेल्प आपको मिल पाई इस एग्जाम को क्रैक करने में? सर मैं तो कहूँगा सर उसके बाद मुझे काफ़ी हेल्प मिली है, क्योंकि मेनली क्या है सर, हर एग्ज़ाम की अप्रोच अलग है। तो आप लोग जो सेशंस लाते हो सर यूट्यूब पे, वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं। तो आप जिस एग्ज़ाम के लिए कर रहे हो पीवाईक्यू सीरीज़ वगैरह चलाते हो, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। और मैंने टेस्ट सीरीज़ वगैरह टेक्स्ट बुक की जॉइन की है। और टेक्स्ट बुक टेस्ट सीरीज़ के लिए तो मुझे लगता है बिल्कुल फ़ेमस है कि हर एग्ज़ाम की आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाती है। बिल्कुल। तो सर बहुत हेल्पफुल हो जाता है, आपको पीवाईक्यू वगैरह एक ही जगह पे मिल जाते हैं। तो क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लगता है अनुराग, जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करते थे तो मतलब ऑन एन एवरेज आपके मॉक में रफली कितने नंबर आते थे? सर मेरे जैसे अभी इसमें भी 86 समथिंग आए हैं, तो वहाँ पे भी मेरे 90, 95 और कम भी आते थे, 74 भी चला जाता था, कभी इलेक्ट्रिकल का पोर्शन वगैरह दिक्कत करता था। तो रफ मेनली मैं टेक्स्ट बुक के लिए ये स्पेशली कहूँगा कि उनका जो लेवल है, वो एग्ज़ैक्टली एग्ज़ाम के ही लेवल होता है, ना बहुत टफ, ना बहुत ईज़ी। अच्छा, कई बार ऐसे अनुराग ना घबरा जाते हैं, जैसे कई बार अभी जैसे एसएससी जी का सीबीटी 2 आने वाला है, तो बहुत सारे बच्चे जो मॉक प्रैक्टिस करते हैं वो कई बार घबरा जाते हैं कि सर मेरे तो मॉक पे नंबर कम आ रहे हैं, तो क्या अब मेरे एग्जाम में भी कम आएंगे? मैं बोलता हूँ भाई तुम थोड़ा सा मेहनत करते रहो, कंटिन्यूटी अगर होगी ना तो फ्लो जरूर होगा, तो थोड़ा सा कंटिन्यूअस रहो। और बस, अगर मॉक में नंबर कम आ रहे हैं तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो, इसीलिए तो मॉक रखा जाता है। बिल्कुल मॉक समझ। इसलिए रखा जाता है कि जहां पर आपका वीक पॉइंट है ना उस पर आप वार करो और उसको स्ट्रॉन्ग करो, ताकि आप यस। एग्जाम में फ्रस्ट्रेशन फील ना करो और एग्जाम में बेहतर कर पाओ। यस सर। बिल्कुल सर, ये मैं भी यही कहूँगा कि आप मॉक सिर्फ़ आप इसलिए दे रहे हो कि आप अपने आप को टेस्ट कर पाओ कि कोई पोर्शन वीक है, क्योंकि किसी के भी सारे सब्जेक्ट मतलब इक्वली स्ट्रेंथ नहीं होती है किसी की। बिल्कुल सही बात है। तो वो आप धीरे-धीरे इम्प्रूव इसी हिसाब से करते हो कि मॉक में अगर किसी सब्जेक्ट में कम आ रहे हैं, आप उसको रिवीज़न करो, 2 बार रिवीज़न करो, तो वो हेल्पफुल है। आप मॉक के स्कोर को ना सोचो कि ये फाइनल स्कोर है। तो अनुराग ये फाइनल डेस्टिनेशन है आपका या जस्ट एक स्टॉप है? सर अभी वैसे तो सर फाइनल डेस्टिनेशन तो मतलब भगवान की दया से जो भी होगा, लेकिन वैसे तो कोशिश यही है कि मेनली मैं यूपीपीएससी यही को टारगेट कर रहा हूँ। और वो मेंस का एग्ज़ाम हो गया है, अब वो वैकेंसी कब क्लियर होगी, वो नहीं पता। और फिर पॉलिटेक्निक लेक्चरर भी यूपी में आ चुका है, तो उसके लिए भी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। और बाकी तो बस मेहनत हो रही है सब सबसे जगह। बड़ा अनुराग, जब आप सेलेक्ट होते हैं तो सबसे बड़ा गिफ्ट जो आप अपने आप को अपनी फैमिली को दे पाते हैं, दैट इज द स्माइल दैट यू ब्रिंग ऑन योर पेरेंट्स फेस। यस जब सर। आपका सिलेक्शन हुआ तो मम्मी पापा का रिएक्शन कैसा रहा? सर मम्मी-पापा का रिएक्शन बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मेनली सर ये था कि मैं पीएसयू नो डाउट कि बहुत अच्छी जॉब रहती हैं। लेकिन मेरा ऐसा था कि मुझे आगे भी प्रिपेयर करना है, तो मैं या तो यूपी और या तो दिल्ली, मतलब ऐसा कोई एरिया जहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हों और स्टेबल हों। जैसे पीएसयू वगैरह में थोड़ी-सी स्टेबिलिटी एंड वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है। तो मेरा यही था कि मैं पीएसयू जॉइन भी नहीं कर पा रहा था, तो जब डीबीए का सिलेक्शन हुआ है तो मेन ये था कि अब मैं दिल्ली में रह सकता हूँ और हमेशा रह सकता हूँ। तो ये सबसे अच्छी चीज़ थी, तो इसलिए मम्मी-पापा इसलिए और भी खुश थे। इतने सारे एग्जाम क्रैक करके यार तुम कानपुरिया भौकाल मचा दिए हो। यही है सर, थैंक तो यू। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस आपके पेरेंट्स को भी, उन्होंने जिस तरह से वो कहता है ना कि जब आप एक बीज को
मिट्टी में डालते हैं और उस पे यस। रेगुलर उसकी सिंचाई करते हैं और तो वो बीज एक बड़े पेड़ के रूप में ज़रूर एक दिन आपको छाया देता है। तो आपने ये यस। कमाल करके दिखाया और आपने फाइनली अपने गवर्नमेंट जॉब का सपना पूरा किया। तो कुछ अनुराग 2-3 चीज़ें हम अपने जो भी हमारे साथ जो बच्चे इंटरव्यू करते हैं, उनसे हम 1-2 चीज़ें पूछते हैं। जैसे आपको जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, जो बच्चे आपको देख रहे हैं, जो आप लोगों से इंस्पायर्ड होता है। क्योंकि देखिए जब हम एक जर्नी में होते हैं, प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप हैं, आपके बड़े भाई हैं और आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप 3-4 साल से लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपका भाई छोटा है मान लो आपसे, वो सेलेक्ट हो गया। तो फिर आपको एक लग जाता है कि यार अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो आपस में हम सब भाई-बहन ही हैं। तो अगर आपको जो लोग देख रहे हैं, उनके लिए कुछ टिप्स दीजिए ताकि जो बच्चे हैं, कई बच्चे एग्ज़ाम में बोलते हैं कि यार अब मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे को यहाँ पर रुक जाना चाहिए और मैं किसी दूसरे डायरेक्शन में भाग जाऊँगा या मैं बिज़नेस करूँगा या प्राइवेट जॉब करूँगा। जो अच्छे बच्चे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? सर टिप्स तो क्या सर, जो मैंने जर्नी से सीखा है बस मैं वही कह सकता हूँ कि सर मेनली 2-3 चीज़ें हैं कि आप पहले भटको नहीं जगह-जगह। आप अपने पे ट्रस्ट करो, अपने मेंटर पे, टीचर पे ट्रस्ट करो। जो वो पढ़ा रहा है सफिशिएंट है। आप एक अच्छा खासा इंस्टीट्यूट पहले पकड़ लो, उस प्लेटफ़ॉर्म को फ़ॉलो करो। और उसके बाद चीज़ें देर से हो सकती हैं और कभी-कभी हमारे छोटे एग्ज़ाम इसलिए नहीं निकलते हैं, क्या पता भगवान कुछ बड़ा देना चाह रहा हो। तो मेरे हिसाब से चीज़ें हैं कि आप बस करते रहो, कंटिन्यूअस मेहनत होती रहेगी और उसका रिज़ल्ट अपने आप निकलेगा, क्योंकि वो एक प्रोसेस है। जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो वो चीज़ कर रहे हैं तो रिज़ल्ट तो आना ही है। तो बस थोड़ा-सा आप पेशेंस रखो और चीज़ें, ये तो पार्ट है जर्नी का कि पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, मोटिवेट अपने आप करना पड़ेगा। बस चीज़ें यही हैं सर। किसी ने अनुराग कहा है कि हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो कंटिन्यूअस अगर आप रहेंगे तो आपका सिलेक्शन आप लोगों का भी ज़रूर होगा। अपने हौसले को बनाए रखिए, अपनी हिम्मत को टूटने मत देना। क्योंकि ये जो जर्नी हमारी है ना, ये तब तक खत्म नहीं होती जब तक आप अपने मंज़िल पे पहुँच नहीं जाते। कई बार हम जब बहुत दूर चल के वापस लौटना चाहते हैं, तो हम इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि हम शायद जितनी डिस्टेंस लौट के आए हैं, शायद उससे अगर उससे थोड़ा-सा भी कम अगर आगे चलते तो शायद अपनी मंज़िल तक पहुँच जाते। तो हम कई बार बहुत आगे जाकर वापस लौट आते हैं, जबकि हमारे लिए जो मंज़िल की डिस्टेंस है, वो थोड़ी-सी बची होती है, बट हम उसको एहसास नहीं कर पाते। तो अनुराग चलो अब आपका फाइनली डीएजे में सिलेक्शन हो गया है। अब आप दिल्ली में आएँगे तो हम मिलते रहेंगे। यस इससे सर। आपसे मुलाकात ज़रूर होगी। बिल्कुल सर, सही बिल्कुल। कांग्रेचुलेशंस आपको एंड आपका थैंक यू करियर सो बहुत उज्ज्वल हो और आप ज़िंदगी में हमेशा अपने एक नए आयाम को स्पर्श करते रहें और नई-नई सफलताओं को हमेशा प्राप्त करते रहें। चलिए आपसे बात करके अनुराग बहुत बढ़िया लगा और उम्मीद करता हूँ कि जो लोग आपको देख रहे हैं हमारे व्यूअर्स वो सभी आपसे ज़रूर इंस्पायर होंगे और अपने एग्ज़ाम में बेहतर करेंगे और आप ही लोगों से प्रेरणा लेके वो ज़रूर एक दिन एक बेहतर मकाम को ज़रूर हासिल करेंगे। चलिए दोस्तों मैं आपसे बात करके थैंक यू सो मच मच। अनुराग। सर।